Hello everyone, my name is Shubhankar and in the next few minutes I am going to talk about how to secure your financial goals through stock market. अगर आसान भाषा में बात की जाए तो कैसे एक नो नथिंग इन्वेस्टर अपने लिए फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकता है और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर कर सकता है स्टॉक मार्केट की मदद से। तो हम लोग जब भी कभी इंडिया जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट हाउसिंग, वी टॉक अबाउट गोल्ड, वी टॉक अबाउट पीपीएफ, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं बट वी हार्डली टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट। और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट काफी रिस्की है। दूसरा, पीपल थिंक द स्किल और द नॉलेज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इज वेरी हाई, बट in today's video I'll make you realize that it is nearly impossible to lose money in the stock market. Okay, so I'm a huge Warren Buffett follower, so इसीलिए आज के सेशन में मैं काफी बार वॉरेन बफेट के एग्जांपल्स यूज करूंगा और देखेंगे कि अगर हमारे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वॉरेन बफेट होते तो वो कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करते या कैसे उस सिचुएशन से बाहर आते। सो आई होप यू ऑल नो हु वॉरेन बफेट इज। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। तो आज के सेशन में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं सो नो नीड टू वरी बिकॉज यू हैव नथिंग टू अनलर्न, सो इट इज इवन बेटर। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए हमारे सेशन का वो ये होना चाहिए कि व्हाट स्किल और व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। तो जब एक आदमी ने ये क्वेश्चन वॉरेन बफेट जी से पूछा कि व्हाट स्किल और व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर, तो वॉरेन बफेट जी ने उनसे पूछा क्या तुम 5वीं तक पढ़े हो? तो उन्होंने बोला हाँ 5वीं तक पढ़ा है। तो उन्होंने बोला बस उतना काफी है। पर फिर वो आदमी कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एमबीए कर लूँ। तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं बस वही मत करना। क्यों? समझते हैं। तो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की एक बीमारी है, उसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। आप इतना चीजों को एनालाइज कर लेते हो कि किसी कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन आई पर्सनली नो, कॉल्ड मी अप एंड आस्क्ड मी, शुभांकर मुझे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मेरे को डाउट है, उनको क्लियर कर दो। मैंने बोला पूछिए आपको क्या डाउट्स है। तो उन्होंने मुझसे एक एक करके काफी सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आजकल आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है, इंडिया चाइना के साथ क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का क्या चल रहा है, एलटीसीजी का क्या है, यूएस आजकल क्या कर रहा है। उन्होंने काफी सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो मैंने बदले में बस उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अब आप बताइए कि करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। आप इतना डेटा को करेक्ट कर लेते हो कि किसी से डिसीजन तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा हायर एजुकेशन खराब है, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हायर एजुकेशन डेफिनेटली आपके एक्टिव इनकम में हेल्प करेगा, बट आपके पैसिव इनकम में वो कुछ हेल्प कर पाए, दैट कुड बी अ डिबेटेबल क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो देयर आर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज, और दूसरा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई विच इज कंपैरेटिवली न्यूअर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स फंड है जिसका नाम है सेंसेक्स। तो उसको सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं। सेंसेक्स इज बेसिकली टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे कि आपके घर के खर्चों की एक टोकरी बनाई जा सकती है, एक बकेट बनाया जा सकता है, जिसमें से कि शायद रेंट का वेटेज सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड जो नंबर पे होगा वो शायद राशन का होगा, और जो सबसे कम जिसका वेटेज होगा वो शायद मोबाइल बिल का होगा। उसी तरीके से टॉप 30 कंपनीज की भी एक बकेट बनाई जा सकती है जिसमें नंबर 1 कंपनी का वेटेज होता है ज्यादा और 38 कंपनी का वेटेज क्या होता है कंपैरेटिवली कम। तो ये टॉप 30 कंपनीज डिसाइड कैसे होती हैं? सो दिस टॉप 30 कंपनीज इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन और कुछ भी नहीं बट करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स को कहते हैं। तो इसमें मार्केट प्राइस जब जब ऊपर नीचे होता रहता है तो शेयर्स की रैंक भी क्या होती रहती है? ऊपर नीचे। और कई बारी तो कि पूरी की पूरा शेयर भी बकेट के बाहर हो जाता है और उसको कोई और शेयर आके रिप्लेस कर लेता है। तो 1979 में अगर आप उस टाइम की टॉप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स या बॉम्बे डाइंग, तो आपकी वैल्यू आज तक हो जाती 0 अगर आप उसको आज तक होल्ड कर रहे होते। तो उसी जगह पे अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता और आज तक होल्ड कर रहे होते तो शायद आपकी वैल्यू 470 टाइम्स बढ़ चुकी होती। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स फंड है सेंसेक्स, उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एक इंडेक्स फंड है निफ्टी। निफ्टी क्या है? निफ्टी इज टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। इसको एनएसई 50 भी कहते हैं इसीलिए। तो टॉप 50 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें से कि फर्स्ट 30 कंपनीज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की क्या है? सेम। और रिमेनिंग 20 कंपनीज जो निफ्टी की है उसका वेटेज कंपैरेटिवली है कम। तो बिकॉज उसका वेटेज कम है तो इन लॉन्ग टर्म जो
इनका ग्रोथ परसेंटेज होता है नियरली सेम होता है। तो आज के सेशन में अगर हम निफ्टी की बात करें चाहे सेंसेक्स की बात करें तो दोनों हमारे लिए क्या होंगे, नियरली सेम। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो काफी लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट का एक बैरोमीटर है निफ्टी और सेंसेक्स, बट इस आंसर में एक मिस्टेक है। इज इट ओनली द बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट? नो। So it is not only the barometer for the stock market, it is actually the barometer for the whole economy. निफ्टी सेंसेक्स ये बताते हैं कि हाउ ऑन एन एवरेज आवर पॉपुलेशन इज डूइंग। जब भी हमारे लाइफ में सुधार आता है, चाहे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करते हैं, तो निफ्टी सेंसेक्स कहाँ जा रहे होते हैं, ऊपर। और वहीं अगर आप पीछे देखें तो निफ्टी सेंसेक्स जैसे काफी टाइम तक एक ही लेवल पे थे, इसका मतलब हमारे लाइफ में भी कुछ खास सुधार आ नहीं रहा था। कैसे, इसको समझते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आप में से कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, बट यू ऑल हैव अ रिलायंस जियो और अ भारतीय एयरटेल का सिम। तो आप लोग कुछ मंथली रेंटल शायद उनको पे करते हैं। तो जब भी आप उनको मंथली रेंटल पे करते हैं तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज करता है और फर्दर उनके प्रॉफिट इंक्रीज करता है। और जब जब उनका प्रॉफिट बढ़ता है तो उनका शेयर प्राइस भी कहाँ जाता है, ऊपर। तो बिकॉज इनका शेयर प्राइस ऊपर जाता है और ये स्टॉक्स निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर है, तो निफ्टी सेंसेक्स भी कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं भी करते बट यू बाय अ रिलायंस जियो और अ भारतीय एयरटेल सिम और यू बाय अ कार फ्रॉम मारुति, या आप शायद डीएलएफ का कोई घर परचेज करते हैं या कोई टॉप की आईटी कंपनी से शायद आप कोई सर्विस लेते हैं, तो निफ्टी सेंसेक्स कहाँ जाएंगे, ऊपर। सो इट इज नॉट ओनली द बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट बट इट इज एक्चुअली द बैरोमीटर फॉर योर कंजम्पशन। तो अगर आप ज्यादा घर परचेज करेंगे, ज्यादा कार्स परचेज करेंगे, तो निफ्टी सेंसेक्स भी कहाँ जाएगा, ऊपर। दैट्स व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर इज सो मच इंटरेस्टेड इन knowing how the indices are doing, because as I told you, it is not only the barometer for the stock market, it is a reflection कि आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है। तो अगर निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब आपकी लाइफ में भी काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो क्योंकि मैंने बोला इट इज नॉट ओनली द बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट बट इट इज द बैरोमीटर फॉर द होल इकोनॉमी, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट वेयर वुड द इकोनॉमी बी आफ्टर 20 to 30 years। सो मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, आज की वीडियो में हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम कभी शॉर्ट टर्म की बात करें, बट आज से हम लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे। तो वेयर डू यू थिंक द इकोनॉमी विल बी आफ्टर 20 to 30 years? तो इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, डेफिनेटली बेटर, डेफिनेटली वर्स्ट, या कुछ कह नहीं सकते। And when I'm asking you that where would the economy be after 20 to 30 years, I'm not only talking about Indian economy, I'm also including Bangladesh, I'm including Pakistan, I'm including USA, I'm including Russia। मैं हर कंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। So I'll repeat the options: definitely better, definitely worst, या कुछ कह नहीं सकते। So I'll start with reverse। तो जिन जिन लोगों को ये लगता है कुछ कह नहीं सकते, तो उन्होंने शायद थोड़ी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है। तो इसी कारण से जिस प्रॉब्लम की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एनालिसिस पैरालिसिस, आप लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया है कि आप किसी डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वॉर हो गया तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपने थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी होगी, क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं है तो शायद आपको कुछ क्वेश्चंस मन में आएंगे नहीं। तो जब किसी ने ये सेम क्वेश्चन वॉरेन बफेट जी से पूछा कि वेयर डू यू थिंक द इकोनॉमी विल बी आफ्टर 20 to 30 years, तो व्हाट वॉरेन बफेट सेड बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। तो वॉरेन बफेट जी ने इसका आंसर ये दिया कि नो मैटर व्हाट, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर लाइफ ही जिएगी। तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुआ कि बेटर मीन्स व्हाट। सो ही लेटर एक्सप्लेन दिस कि बेटर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू कंज्यूम। So no matter what, the next generation will always be able to consume more of the goods and services they want to consume. जैसे कि आज की जनरेशन is buying more clothes, more cars, more mobile phone, more houses than the previous generation. तो वॉरेन बफेट इसको इस तरीके से भी समझाते हैं कि today an ordinary person is living a life better than a king 500 years ago. कि आज एक आम आदमी 500 साल पुराने राजा के से भी अच्छी लाइफ जी रहा है। तो उसको इस तरीके से बताते हैं कि उसके पास ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी, ना हेल्थ फैसिलिटीज थी, ना ट्रांसपोर्टेशन का कुछ था। तो इसी तरीके से आने वाले 30 साल के बाद वी डोंट नो कि उस टाइम क्या ऐसा इनोवेशन होगा या उस टाइम के जनरेशन क्या कंज्यूम कर रही होगी, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि वो हमसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही होगी और हमसे बेटर लाइफ जी रही होगी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। सो अगर वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही होंगी तो जीडीपी भी कहाँ होगी, हायर या लोअर? डेफिनेटली हायर। तो जब जीडीपी हायर होगी तो इकोनॉमी भी हायर होगी, एंड बिकॉज निफ्टी एंड सेंसेक्स इज द बैरोमीटर फॉर द होल इकोनॉमी, तो निफ्टी सेंसेक्स भी कहाँ होगी, ऊपर।
तो इसको अब इस तरीके से समझते हैं कि कितना ऊपर। तो जीडीपी का जो एवरेज ग्रोथ रेट माना जाता है वो 7 से 8% का माना जाता है, जो कि रियल जीडीपी मानते हैं हम। वो शायद 7 से 8% में आप जब 4 से 6% इन्फ्लेशन भी ऐड करेंगे तो 14 से 15% पे हमारी पूरी इकोनॉमी शायद ग्रो कर रही होगी। तो जब हमारी इकोनॉमी 13, 14, 15% पे ग्रो कर रही होगी तो बिकॉज निफ्टी एंड सेंसेक्स और टॉप 30 एंड टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, तो वो शायद 2-4% एक्स्ट्रा ही ग्रो कर रही होंगी। तो अगर आप निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें तो 16 से 18% का आपको रिटर्न मिल जाता है इन लॉन्ग टर्म। तो अब यहाँ पे शायद आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन चल रहे होंगे। पहला कि क्या गारंटी है कि आगे भी बढ़ जाएगा और मेरे को जो हमने 16 से 18% की बात की वो मिल जाएगा। दूसरा, क्या निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके मैं अमीर बन सकता हूँ। और तीसरा, किसको खरीदना कैसे है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन की क्या गारंटी है, तो वी बीइंग इंडियंस आर वेरी डिटरमाइंड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन वॉरेन बफेट जी इसको ऐसे बोलते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। पर फिर भी हम निफ्टी सेंसेक्स का आज तक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ 1979 में तो वो 100 रुपये से हुआ और आज वो शायद 47,000 प्लस है। तो इसका एवरेज CAGR अगर निकाले तो वो 17% प्लस है। बट एज आई सेड, पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो क्या गारंटी है कि आगे भी 16 से 18% ये दे देगा। तो हमने अभी अभी बात की थी कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी 14 से 15% या 13 से 15% पे ग्रो करेगी और हमें 3-4% एक्स्ट्रा उससे मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि अगर किसी बिजनेस को कोई बैंक से लोन मिलता है तो शायद 10 से 12% पे मिलता है। तो क्या इंडिया के टॉप 50 CEO को नहीं पता कि अगर उनको 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट पे करना है तो शायद उनको 5-7% उससे ज़्यादा कमाना होगा, तभी वो कंपनी के लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में हम निफ्टी और सेंसेक्स का 16 से 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके मैं अमीर बन सकता हूँ। तो हर इंसान के लिए अमीर की डेफिनेशन शायद अलग होती है। किसी के लिए शायद 50 लाख से 1 करोड़ भी अमीर होगा और किसी के लिए शायद 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी अमीर नहीं होगा। तो अमीर मतलब कितना अमीर, तो इसके लिए समझते हैं कि वॉरेन बफेट कितना अमीर है। तो वॉरेन बफेट का आज तक का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 20.4% का है। पर 20.4% वो यूएस का रिटर्न है, जो कि इंडिया के सामने शायद रुपीस हर साल डॉलर के सामने 3 से 4% से डिप्रिशिएट करता है। तो 20.4% ऑफ यूएस इज इक्वल टू 24% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इंडिया। तो अगर वॉरेन बफेट इतना अमीर बनना है तो शायद आपको 24% का एनुअल CAGR चाहिए, यानी एनुअली आपका मनी अगर 24% पे कंपाउंड हो तो शायद आप वॉरेन बफेट इतना अमीर बन जाएंगे। पर निफ्टी सेंसेक्स कितना देता है हमें, 16 से 18%। तो वॉरेन बफेट इतना अमीर नहीं, पर अमीर तो आप डेफिनेटली बन ही जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला लमसम मेथड, दूसरा SIP, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 20 ईयर ओल्ड को अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना है। तो आई बी वेरी रैंडम विथ नंबर्स। तो अगर वो 20 ईयर ओल्ड अपने लिए शायद एक मोबाइल फोन सेक्रीफाइस कर दे, चाहे अपने गोवा की ट्रिप सेक्रीफाइस कर दे, और किसी भी तरीके से आज के रेट में वो 50,000 रुपये अपने लिए किसी तरह से सेव कर दे और उसे निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दे और अपने रिटायरमेंट तक भूल जाए, जो कि मान लेते हैं आज वो 20 साल का है तो वो 40 साल बाद 60 साल के बाद रिटायर करेगा, तो वो 50,000 रुपये हम लोग एवरेज ले लेते हैं कि 17% पे कंपाउंड होता रहा for the next 40 years will make it approximately 2.67 crore rupees. So as I said, I would be very random with the numbers. तो अगर वो 50,000 के बदले सिर्फ 21,000 रुपये भी for the next 40 years इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाए तो उसको approximately 1.12 करोड़ का रिटर्न मिल जाएगा। ये था लमसम मेथड में। अगर वही 20 ईयर ओल्ड शायद से SIP करे, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी करे, तो SIP में होता क्या है कि आप मंथली कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, 500, 1000, 10,000, 50,000, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं वो 20 ईयर ओल्ड ने एक बार में 50,000 ना इन्वेस्ट करके पर मंथ 3,500 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो 3,500 रुपये 17% पे कंपाउंड होते होते आफ्टर 40 ईयर्स जब वो रिटायर करेगा विल मेक इट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 21.12 करोड़ रुपीज़। अगर वो 3500 रुपये ना भी इन्वेस्ट करे और सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी अपने रिटायरमेंट तक भूल जाए तो वो शायद 12 करोड़ के आसपास बन जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं आपको कोई घर पसंद है जिसकी वैल्यू आज शायद 3 करोड़ रुपए है और 25 साल बाद शायद उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए की जब हो जाएगी
तो अगर आप आज के डेट में 19,000 से 21,000 की SIP चालू कर दें तो शायद आपका 20 साल बाद वो 10 करोड़ का घर आराम से आप फुलफिल कर लेंगे। तो मान लेते हैं आज मेरे घर पे एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी भी मेरे को रिटायरमेंट अगर सिक्योर करना है, तो उसके नाम पे मैं सिर्फ 2,500 रुपये की अगर SIP चालू कर दूं तो आफ्टर 60 ईयर्स वो 2,500 रुपये कंपाउंड होते 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 विल मेक इट अराउंड 442 करोड़ रुपीज। तो इसी तरीके से आप अपने हर फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये आपकी एक्टिव इनकम नहीं, बट ये सिर्फ आपकी पैसिव इनकम है। तो वॉरेन बफेट जी से जब किसी ने पूछा अगर इतना ही आसान अमीर बनना तो सब क्यों नहीं बन जाते, तो वॉरेन बफेट जी इसको ऐसे बोलते हैं कि बिकॉज नोबडी वांट्स टू बिकम रिच एट द एज ऑफ 60। कोई भी 60 साल की उम्र में अमीर नहीं बनना चाहता। तो मैंने आपके 2 क्वेश्चन तो शायद इसमें क्लियर कर दिए होंगे। So before coming on the third question, we are not making this video for consulting purpose, but our prime focus is only education. तो लास्ट क्वेश्चन जो कि है कि इसको खरीदना कैसे है, तो आप HDFC फंड है, UTI फंड जैसी वेबसाइट पे जाके इसका इंडेक्स फंड परचेज कर सकते हैं। निफ्टी 20 जैसे ETF फंड को भी आप परचेज कर सकते हैं। My advice to you would be that your brokerage rate should not be more than 0.2%. सो ये जो 16 से 18% की जिसकी हमने आज की वीडियो में बात की, ये हर इंडियन का बर्थ राइट होना चाहिए। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस। सो आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको और भी किसी स्कीम के बारे में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, या किसी भी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहे कि हम लोग वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में हमें बता सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल उसको कवर कर लेगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।